नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दीनबंधु श्री नायर। दीनबंधु श्री नायर का अभ्यास कार्य करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन। आप लोग रेडी हैं तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर देना है। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। एक बात ध्यान रखना कि भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है दो प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो यहां पर कक्षा 6वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक आप दिल्ली बोर्ड से है, बिहार बोर्ड से, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। और इंग्लिश मीडियम पर केजी से लेकर के 12 क्लास तक का सीबीएसई बोर्ड के द्वारा निमित्त एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रखना है कि मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक का विद्यार्थियों के हित के लिए और हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी जरूर लीजिएगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कैसे मिलेगी? ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से। आप तक कैसे पहुंचेंगे वो भी जानकारी आपको वहीं से प्राप्त हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, आज की क्लास रहेगी कक्षा 12वीं संस्कृत ऐच्छिक दीनबंधु श्री नायर 9वां पाठा एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। हम लोग अभ्यास कार्य को करेंगे अब, और अनुवाद भाग 1 और 2 को पढ़ चुके हैं। उसको आप लोगों ने यदि नहीं पढ़ा है तो आप लोग उसको पहले जल्दी से जल्दी पढ़ लीजिए, जिससे कि हम अभ्यास कार्य को अच्छे से कर सकें। ठीक है ना? चलिए, हमारा पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप देखिएगा। इसमें लिखा हुआ है कि संस्कृत भाषा उत्तराणी लिखत, संस्कृत भाषा से उत्तर लिखो, यह संस्कृत भाषा के द्वारा उत्तर लिखो। इसका तात्पर्य यही है, क्योंकि यहां तृतीया विभक्ति लगी हुई है, मतलब से या के द्वारा, ऐसा भावार्थ निकलेगा। उत्तराणी मतलब उत्तरों को, द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है, उत्तरम उत्तरे उत्तराणी, लिखत लिखो, ये आपका लोट लकार का मध्यम पुरुष का लगा हुआ है। ठीक है ना? एक वचन करूं। पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है, श्री नायरः कुत्र गमनाय इच्छाम न प्रकटितवान। श्री नायर कहां जाने के लिए इच्छा नहीं प्रकट करते थे। इसका भावार्थ देखिएगा। प्रश्न को यदि आपने अच्छे से 2 बार पढ़ लिया है तो आपको उसका भावार्थ भी समझ में आ जाएगा और उसका आंसर आपके समक्ष होगा। लेकिन उसके लिए भी आपको अनुवाद भाग 1 और 2 को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। जब तक आपकी कहानी दिमाग पर नहीं है तब तक आप बिल्कुल भी उसका भावार्थ नहीं निकाल पाएंगे। श्री नायरः कुत्र गमनाय इच्छाम न प्रकटितवान। उन्होंने कहा श्री नायर। श्री नायर कौन है? दीनबंधु श्री नायर। कुत्र मतलब कहां, गमनाय मतलब जाने के लिए, इच्छाम मतलब इच्छा को, ना माने नहीं, प्रकटितवान का मतलब होता है प्रकट नहीं करते थे। मतलब आपको यदि कहानी पता होगी तो आप स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे कि श्री नायर जो दीनबंधु नायर जी हैं वो अपने राज्य, अपने प्रांत की ओर जाने की इच्छा बिल्कुल भी प्रकट नहीं करते थे। प्रथमा का एक वचन, कुत्र मतलब होता है कहां, गमनाय में चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है, चतुर्थी विभक्ति का एक वचन रूप लगा, इच्छाम में द्वितीय, इच्छा इच्छाम, इच्छया इच्छाया इच्छाया। ठीक है ना? तो ये भी हमारा द्वितीय विभक्ति का ना माने नहीं। प्रकटित वान में यहां कितवतु प्रत्यय लगा हुआ है, तबत बत को वान हो जाता है। समझ में आ गया? आंसर को यहां पर देखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, स्वराज्यम केरलम, देखो लिखा हुआ है ना, श्री नायरः स्वराज्यम केरलम प्रतिगमनाय इच्छाम न प्रकटित वान। तो यहां पर भी देखिए कुत्र की जगह क्या जोड़ा गया है? स्वराज्यम केरलम प्रति, बस इतना जोड़ दिया और बाकी आपका सब प्रश्न से लिया गया है। देखिए यहां पर श्री नायर यहां लिया गया है और गमनाय इच्छाम न प्रकटितवान, गमनाय इच्छाम न प्रकटितवान यहां पर आपका लिखा हुआ। मतलब यहां पर भी आपको ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है। जो इसमें दिया हुआ है उसी को आपको क्या करना है? देखना है, और बस जो आपका प्रश्न निर्माण करने वाला सर्वनाम लगा हुआ है वहां पर आपको इसको लगा देना है। इसके बाद दूसरे नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, विभागस्य विपक्षे केसाम अभियोगे अभियोगो नास्ति। विभाग के विपक्ष में आपने देखा है, जैसे मान के चलिए 2 पार्टी हैं, एक पार्टी दूसरी पार्टी की विपक्ष कहलाती है। ठीक है ना? विपक्ष समझते हैं ना, जब कोई विरोध करने लगे तो वह विपक्ष बनता है। इसीलिए यहाँ का विभागस्य, जिस विभाग में वह सचिव पद पर थे, किस पे? खाद्य आपूर्ति विभाग में थे। वो खाद्य आपूर्ति विभाग में वह सचिव पद पर नियुक्त थे। उसमें उस विभाग के विपक्ष में केसाम माने किसके? अभियोगो नास्ति। अभियोग का मतलब होता है मुकदमा, मुकदमा का मतलब केस दायर होना। ठीक है ना? तो उन्होंने कहा कि कोई भी मुकदमा
कि कोर्ट कचहरी में नहीं था। किसके? उनके विभाग के प्रति, क्योंकि जब से वह आए हैं उन्होंने उसमें बहुत वृद्धि कर दी है और कोई भी मुकदमा उनका कोर्ट कचहरी में नहीं है। ठीक है, इसीलिए विभागस्य षष्ठी का एक वचन, विपक्षी में सप्तमी का एक वचन, केसाम में षष्ठी का बहुवचन, अभियोगा हो जाएगा यहां पर, और पीछे व्यंजनांत पद होने की वजह से यहां विसर्ग संधि का योग हो जाएगा। ना प्लस अस्ति बराबर नास्ति, तो यहां पर भी आपका दीर्घ संधि हो जाएगा। यहां पर भी इसका आंसर आप देखिएगा दिया हुआ है, विभागस्य विपक्षे उपभोक्तृणाम, उपभोक्तृणाम अभियोगे अभियोगः नास्ति, मतलब उपभोक्ता विभाग के पास कोई भी शिकायत नहीं थी, क्योंकि उन्हें भी मालूम था कि यहां पर जो श्री नायर, दीनबंधु श्री नायर जी हैं, वह बहुत अच्छे ढंग से कार्य कर रहे हैं, इसलिए यहां पर कोई भी उनके प्रति कोई मुकदमा दायर नहीं था। और यहां पर अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, श्री नायरा, क्या दिया हुआ है? श्री नायरा स्ववेतनस्य अर्धाधिकम भागम कुत्र प्रेषयति स्म। ठीक, श्री नायर, जो दीनबंधु श्री नायर जिनके नाम से हमारा पूरा पाठ का शीर्षक दिया हुआ है। ध्यान रखिएगा, शीर्षक का मतलब समझते हैं ना, पाठ का नाम। ठीक, तो श्री नायर जी जो है वो स्ववेतनस्य, स्ववेतन का मतलब होता है उनका जो वेतनमान मिलता है, जो उनको सैलरी मिलती है, ठीक है ना, जो उनको वेतनमान मिलता है, उस अपने वेतन का क्या करते थे? अर्धाधिकम, अर्ध माने आधा और अधिकम माने ज्यादा, आधे से भी ज्यादा, भागम मतलब भाग, आधे से भी ज्यादा भाग, कुत्र माने कहां, प्रेषयति माने भेजना, और इस मतलब था कहां भेजते थे, बताइए जल्दी से, आपको मालूम है? तो देखिए, वो अपने राज्य के प्रति, ऐसा किसी को मालूम नहीं था कि वो कहां भेजते हैं, बस उनको ये मालूम चला जैसे ही उन्होंने देखा कि अपने सैलरी का आधे से अधिक भाग वह केरल राज्य के प्रति भेजते हैं। ठीक है ना, श्री नायरा स्वावेतनस्य अर्धाधिकम भागम केरलम प्रेषयति इसमें, क्योंकि केरल में पूरा यदि पाठ पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि वहां पर उन्होंने एक अनाथ आश्रम खोला हुआ था, ठीक है ना, जो एक वृक्ष बन चुका था। इसके बाद अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, अगले प्रश्न में दिया है कि श्री नायरस्य नेत्र तीराद विगलितः अश्रुधारा किम अकरोत्। ठीक, श्री नायरस्य, श्री नायर का या श्री नायर के, ठीक, नेत्र तीराद, आंखों के तीरों से विगलिता माने गिरते हुए, अश्रुधारा किम माने क्या, अकरोत माने कहते हैं या करते हैं। क्या करते हैं बताइए? तो वह पत्र को भिगो देते हैं, और उससे यह भी स्पष्ट होता है कि अब क्या है, कुछ ना कुछ विशेष बात है, तब तो उनको अश्रु आ रहे हैं। इसलिए श्री नायरस्य नेत्र तीराद विकलिता अश्रुधारा पत्रस्य अर्धार्धिकम भागम आर्द्रम अकरोत। ठीक, उन्होंने कह दिया है कि देखिए, श्री नायर के नेत्रों से जो विगलित टपकते हुए या निकलते हुए अश्रुओं की जो धारा थी, उस धारा से क्या हो रहा था? पत्रस्य माने पत्र का, अर्धार्धिकम माने आधे से अधिक, भागम माने भाग, आर्द्रम माने होता है गीला, ठीक है ना, गीलम अकरोत माने हो गया था, आधे से अधिक भाग क्या हो गया था? गीला हो गया था। तो षष्ठी का एक वचन, नेत्र अलग हो जाएगा, तीरात पंचमी का एक वचन, विगलिता प्रथमा का एक, अश्रुधारा में प्रथमा का एक वचन, और पत्रस में षष्ठी का एक वचन, अर्ध प्लस अधिकम, तो यहां पर आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी, अर्धार्धिकम, आर्द्रम माने होता है गीला, और अकरोत जो लगा हुआ है आपका लंग लकार का रूप लगा हुआ है। अकरोत कहां का रूप है? लंग लकार का रूप लगा हुआ है, ठीक है ना, क्री धातु है। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे, बहुदिनेभ्य, क्या लिखा हुआ है? बहुदिनेभ्य स्थगति नाम समस्या नाम समाधानम कदा जातम। ठीक है, तो बहुदिनेभ्य माने बहुत दिनों के बाद, किसके बाद? बहुत दिनों के बाद, स्थगिता नाम समस्या नाम, जो स्थगित हो गई थी जिस समस्या का, उस समस्या का समाधानम माने समाधान, कदा माने कब, जातम माने हुआ, ठीक है ना। तो जो उनकी समस्याएं हो गई थी, तो बहुत दिनेभ्या, बताइए जल्दी से, तो नायरस्य दायित्वम ग्रहणा, जो बहुत दिनों से स्थिर हो गई थी समस्याएं, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि जैसे कहीं पर कोर्ट कचहरी में अगर हमारा केस दायर हो जाता है या हमारी कोई भी एफआईआर दर्ज हो जाती है, तो बहुत दिनों से पेंडिंग में पड़े, स्थगित माने होता है रुकी हुई, स्थित हो गई थी जो क्या समस्याएं, उन समस्याओं का समाधान कदा माने कब, जातम माने हुआ, कब हुआ, उन समस्याओं का समाधान कब हुआ? तो श्री नायर जी आए और उन्होंने कुछ ही दिनों में, देखिए
श्री नायरस्य दायित्वम ग्रहणस्य, श्री नायर ने जैसे ही दायित्व को ग्रहण किया, 1 मासाभ्यंतरे, 1 महीने के अंदर ही, 1 मास अभ्यंतरे, 1 महीने के अंतराल में ही, बहुदिनेभ्य, बहुत दिनों से, स्थगिता नाम, रुकी हुई, समस्या नाम माने समस्याओं का, समाधानम माने समाधान, और जातम माने कर दिया, यह हो गया। ठीक, बहुत दिनों से जो समस्याओं पेंडिंग में पड़े हुए थे, जो रुकी हुई समस्याएं थी, और उनको समाधित कर दिया। किसने? दीनबंधु हमारे श्री नायर जी ने। षष्ठी का एक वचन, दायित्व ग्रहणस्य में षष्ठी का एक वचन, 1 मास अलग हो जाएगा, अभ्यंतरे अलग हो जाएगा, तो दीर्घ संधि, मासाभ्यंतरे। ठीक है ना। बहुदिनेभ्य में चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है, चतुर्थी का एक वचन रूप लगा हुआ है। स्थगिता नाम माने होता है यहां पर भी षष्ठी का बहुवचनांत पद है। समस्या नाम में षष्ठी का बहुवचन, समाधानम में द्वितीय, और जातम में यहां पर भी हो गया। यहां पर भी जा जन्मना जायते, जा धातु है। फिर इसके बाद आगे दिया हुआ है श्री नायरस्य, श्री नायरस्य पार्श्वे पत्रम कया प्रेषितवान। श्री नायर का श्री नायर के पास में पत्रम माने पत्र को, कया माने किसके द्वारा, प्रेषितवान माने भेजा गया। श्री नायर के पास में किसके द्वारा पत्र को भेजा गया? तो आपको मालूम होगा कि जो उनका केरल राज्य में एक अनाथ आश्रम चल रहा था, वहां की जो देखरेख करता थी वो कौन थी? कौन थी? मैरी। मैरी नाम की एक महिला थी, जो क्या है, वृद्ध अवस्था में जाने के समय पर वह किसको? श्री नायर जी को पत्र भेजती हैं, और उसमें सारा आकलन लिखती हैं, जितना खर्च होता है उसको लिख देती हैं, और जितना बचा हुआ है उसको लिख देती हैं, और अंतिम समय में श्री नायर जी के दर्शन के लिए वह उतावली होती हैं। चलिए यहां पर देखिएगा, श्री नायरस्य पार्श्वे पत्रम सुश्री मैरी प्रेषितवती। ठीक है ना। यहां पर कौन भेजता है? जो मैरी नाम है, एक कोई महिला है, उनका नाम है। तो यहां पर षष्ठी का एक वचन है, पार्श्वे में सप्तमी का एक वचन है, पत्रम माने पत्र को, सुश्री और ये नाम है, और प्रेषितवती माने भेजने के लिए। तो कया किसके द्वारा भेजा गया है? मैरी के द्वारा भेजा गया। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न दिया हुआ है, आश्रमे के लालिता पालिताश्च भवन्ति। आश्रम में किसका या किसका लालन पालन होता था? जल्दी से बताइए, आश्रम में किसका लालन पालन होता था? तो भैया अनाथ बच्चों का ही होता था, अनाथ शिशुओं का होता था। ठीक है। आश्रमे अनाथा शिशवः लालिता पालिताश्च भवन्ति। तो यहां पर देखिएगा, आश्रमे में सप्तमी विभक्ति का एक वचन, मतलब आश्रम में। अनाथा प्रथमा का बहुवचन, शिशवाः, तो यहां पर भी आपका गुरु के रूप से समान चलेगा, गुरुः गुरुः गुरवः। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, बहुवचनांत पद है यहां पर, और जैसे गुरुवः बनता है वैसे ही शिशवः बनेगा। ठीक है। ऐसे ही हमारा बनेगा, गुरु गुरुम गुरुणः गुरुवे, शिशु शिशुम शिशुनः शिशवे, ऐसे हमारा रूप बनेगा। तो शिशवा हमारा प्रथमा विभक्ति का बहुवचनांत है, लालिता में भी हमारा प्रथमा का बहुवचनांत पद है, पालिता में भी हमारा प्रथमा का बहुवचन है, लेकिन विसर्ग संधि पीछे चा होने की वजह से विसर्ग संधि हो गई, और विसर्ग के स्थान पर दंतीय सकार या वो तलब्दी सकार हो गया, और भवति भवतः भवन्ति। तो यहां पर बहुवचनांत पद होने की वजह से क्रिया का भी बहुवचनांत हो गया। ठीक है। फिर इसके बाद लिखा है, पत्र लेखिका कस्य हस्तयोः अनाथाश्रमं समर्पय सौ प्रस्थान किम इच्छति। पत्र लेखिका, ठीक है ना। पत्र लेखिका मतलब पत्र को लिख करके पत्र लेखिका ने किसके हस्तयों माने हाथों को अनाथ आश्रम को समर्पित करके 100 प्रस्थान की इच्छति, अपने प्रस्थान की इच्छा को जताया। बताइए जल्दी से, बताइए, जिसने पत्र लिखा था तो उन्होंने किसके हाथों में? देखिए जल्दी से, किसके हाथों में? पत्र लेखिका श्री नायरस्य हस्तयोः। श्री नायर जिसका ये आश्रम है, बोले मैं उसके हाथों में इसको समर्पित कर दूं। इसके बाद वह स्वगामिनी जहां जाना चाहती थी और वहां पर जाने की इच्छा को उन्होंने जताया। पत्र लेखिका श्री नायरस्य हस्तयोः अनाथ आश्रमम समर्प्य स्वप्रस्थानिकीम इच्छति। तो यहां पर देखिएगा, पत्र लेखिका में प्रथमा का एक वचन है, श्री नायरस्य में षष्ठी का एक वचन। हस्तयोः दिया हुआ है, हाथ दो होते हैं, एक नहीं होता है, इसलिए षष्ठी विभक्ति का क्या लगा हुआ है? द्विवचनांत रूप लगा है, अनाथ आश्रमम। अनाथ प्लस आश्रमम अनाथाश्रमम, तो यहां दीर्घ संधि। समर्पय, तो यहां लेप प्रत्यय हो गया, स्वप्रस्थानिक, ठीक है ना। और स्वप्रस्थानिकीम इच्छति, कीम अलग हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति, इच्छति इच्छता इच्छन्ति, तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप यहां पर भी हमारा लग जाएगा।
इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे और प्रश्न क्रमांक रहेगा हमारा दूसरे नंबर का प्रश्न हमारा कहता है कि सा प्रसंग हिंदी भाषा व्याख्याम कुरुत। सा प्रसंग का मतलब होता है संदर्भ प्रसंग के सहित यहां पर क्या करना है, हिंदी भाषा में व्याख्या को करना। हिंदी भाषा से व्याख्या को करेंगे तो यहां लिखा हुआ है उपभोक्तृणाम अपि अभियोगो नास्ति। उपभोक्तृणाम अपि अभियोगो नास्ति विभागस्य विपक्षे। इसके बारे में क्या आपका क्या कथन है, आप लोग जरा एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए और वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। यदि आपने अनुवाद भाग 1 और 2 को नहीं पढ़ा तो सबसे पहले आप लोग उसको जाकर के पढ़िएगा, और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि एकमात्र सॉल्यूशन मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हमें चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, तो प्रश्न ऐसा कोई भी नहीं है जो हमसे ना बने, और परीक्षा में भी हम उसको अच्छे से कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यहां पर लिखा उपभोक्तृणाम अपि, मतलब उपभोक्ता जो भंडार है, उपभोक्ता जो हमारा उद्योग है, उस अभियोग में नास्ति विभागस्य विपक्षे, मतलब विभाग के एक भी किसी विपक्ष ने वहां पर कोई भी एक भी मुकदमा दायर नहीं करवाया। क्यों? क्योंकि सब किसी के प्रति उनका द्वेष भाव नहीं था और सब काम ईमानदारी से चल रहा था। उसी को आपको यहां पर संदर्भ प्रसंग व्याख्या में लिखना है। तो देखिएगा प्रसंग क्या कहता है। प्रसंग का मतलब होता है कि कहां से इस पंक्ति को लिया गया है, किसके द्वारा ये पंक्ति हमें दी गई है, इसका उद्देश्य क्या है, वो हमारा प्रसंग कहलाता है। व्याख्या पूरी तरह से उसके बारे में बतलाता है। ध्यान रखिएगा, लिखा हुआ है प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक शाश्वती द्वितीय भाग के दीनबंधु श्री नायर नामक पाठ से ली गई है, और यह पाठ उड़िया के प्रख्यात साहित्यकार श्री चंद्रशेखर दास वर्मा द्वारा रचित पाषाणी कन्या नामक कथा संग्रह के संस्कृत अनुवाद से संकलित है, और यह संस्कृत अनुवाद डॉक्टर नारायण दास ने किया है। संस्कृत अनुवाद किसके द्वारा किया गया है? डॉक्टर नारायण दास के द्वारा, और उड़िया भाषा के प्रख्यात साहित्यकार जो है वो चंद्रशेखर दास जी है, जिनके द्वारा पाषाणी कन्या नामक एक कथा संग्रह लिखा गया था। ठीक, उसी की ये कहानी चल रही है। व्याख्या देखिएगा, यहां पर क्या कहते हैं, प्रस्तुत पंक्ति में दीनबंधु श्री नायर की सत्यनिष्ठा एवं कर्तव्य निष्ठा के फलस्वरूप खाद्य आपूर्ति विभाग के विरोध में उपभोक्ताओं की ओर से किसी प्रकार के अभियोग न होने का उल्लेख किया गया है। मतलब जो भी उपभोक्ता थे उनके द्वारा इस विभाग के प्रति एक भी नकारात्मकता नहीं थी, सकारात्मकता ही थी। मतलब सब लोग यही कह रहे थे कि नहीं, ये बहुत अच्छा है, इस विभाग में कोई भी यहाँ पर कुछ नहीं है। श्री नायर एक सत्यनिष्ठ तथा मानवीय संवेदना से ओतप्रोत कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी थे, और उड़ीसा सरकार के खाद्य आपूर्ति विभाग के सचिव पद को संभालते थे ही इस विभाग का कायाकल्प हो गया। कायाकल्प का मतलब होता है, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ गया, अच्छे से हो गया। ठीक है ना। खाद्यान्न में मिलावट या हेराफेरी नाम मात्र रह गई। अतः श्री नायर के कार्यकाल में उपभोक्ताओं को विभाग पर किसी प्रकार का अभियोग चलाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। श्री नायर के आने से विभाग की न केवल सक्रियता बढ़ी, अपितु ईमानदारी से काम करने का भी वातावरण बन गया। मतलब यहां पर इतनी ईमानदारी हो गई कि लोग अपने आप ही कार्य करने लगे। परिणामतः उपभोक्ता विभाग की कार्य प्रणाली से संतुष्ट हुए और कोर्ट कचहरी के विवादों से विभाग मुक्त हो गया। इस पंक्ति से श्री नायर की कर्तव्यनिष्ठा एवं ईमानदारी का संकेत मिलता है। ध्यान रखिएगा, ईमानदारी जैसे कहते हैं ना कि सत्य हमारा पराजित नहीं होता है। सत्य थोड़ा परेशान जरूर होता है लेकिन पराजित नहीं होता है, हारता नहीं। इसीलिए व्यक्ति को हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, सही मार्ग का चयन करना चाहिए। यही जीवन का सबसे पहला हमारा उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर की पंक्ति भी हम लोगों के लिए यहाँ दी गई है, जिसके बारे में संदर्भ प्रसंग व्याख्या हम लोगों को लिखना है। लिखा हुआ है कि सर्वे अश्रुल हृदय स्वप्रस्थानिकीं ज्ञापितवन्तः। सर्वे माने सभी। जब श्री नायर दीनबंधु जी ने और किससे, उनके एक क्लर्क आए,
वहां पर जो क्लर्क आया श्रीदास, तो उससे क्लर्क से कहा कि एक काम करो कि तुम यहां से मेरा प्रस्थान मुझे करना है और मुझे यहां से हस्तांतरित मतलब दूसरे को कार्यभार देना है, तो एक पत्र लिखो। फिर इसके बाद सभी लोग उनको क्या करते हैं, हृदय अश्रुल हृदय अपने हृदय के द्वारा एक भावभीनी क्या करते हैं, विदाई देते हैं। ठीक, स्वप्रस्थान की माने अपने स्थान की ओर प्रस्थान करने के लिए ज्ञापित बनता। ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहां पर इसमें आपको ध्यान से पढ़ना है कि एक एक चीज के बारे में बताया गया। प्रसंग, प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक शाश्वती द्वितीय भाग के दीनबंधु श्री नायर नामक पाठ से ली गई है और यह पाठ उड़िया के प्रख्यात साहित्यकार श्री चंद्रशेखर दास वर्मा द्वारा रचित पाषाणी कन्या नामक कथा संग्रह के संस्कृत अनुवाद से संकलित है। यह संस्कृत अनुवाद डॉक्टर नारायण दास ने किया है। किसने किया है, डॉक्टर नारायण दास ने किया है। और व्याख्या देखें तो सभी ने आंसू भरे हृदय से श्री नायर को विदाई दी और प्रस्तुत पंक्ति का संबंध श्री नायर के जीवन के उस क्षण से है जब केरल राज्य में श्री नायर द्वारा स्थापित अनाथ आश्रम की संचालिका सुश्री मैरी ने श्री नायर को एक पत्र लिखा कि अब उनका अंतिम समय आ चुका है और उन्हें स्वयं यह आश्रम संभाल लेना चाहिए। मतलब उन्होंने स्पष्ट रूप से पत्र में यह लिख दिया है कि अब मेरा अंतिम समय आ गया है और मैं चाहती हूं कि यह आश्रम मैं आपके हाथों में ही समर्पित कर दूं और आपको स्वयं इसको संभालना चाहिए। मुझे मालूम है कि यहां पर पलने वाले पालिता लालिताश्च शिशुः, जो यहां पर अनाथ आश्रम में जो शिशुओं का पालन और पोषण हो रहा है उसको आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो इस प्रकार के उनके मन में इच्छाएं थी, तो उन्होंने किसको बुलाया था पत्र देकर के, श्री नायर जी को। एक दिन श्री नायर अपने कार्यालय में बैठे एक पत्र पढ़ रहे थे और उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी जिससे पत्र भी भीग चुका था और उसी क्षण श्री नायर के क्लर्क श्री दास का प्रवेश हुआ और उन्होंने श्री दास को कहा कि अब उनका छुट्टी लेकर चले जाने का समय आ गया है। यदि मुझसे कोई रूखा व्यवहार किसी के साथ अनजाने में हुआ हो तो, मतलब उन्होंने पहले से ही सबसे क्षमा याचना मांगने लगे कि यदि मेरे द्वारा यदि मेरे व्यवहार में किसी को भी ठेस पहुंची हो, आहत पहुंची हो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। श्री नायर का व्यवहार विभाग के सभी सहकर्मियों के साथ पूर्णतः मानवीय और मित्रतापूर्ण तथा अत्यंत मधुर था। मतलब कोई शिकायत नहीं थी। विभाग के सभी लोग श्री नायर के स्वभाव और व्यवहार से संतुष्ट थे। आज जब श्री नायर केरल वापस जाने लगे तो सहकर्मियों के हृदय को चोट पहुंची और ना चाहते हुए भी उन्हें भीगी पलकों से विदाई की। इस पंक्ति से विभाग के लोगों का श्री नायर के प्रति सच्चा आदर भाव तथा श्री नायर की सद्व्यवहारशीलता प्रकट होती है। मतलब दोनों चीजें, यहां पर जो निवासरत थे, जो कार्यरत थे उनके सहकर्मी, उनका भी किसके प्रति, श्री नायर के प्रति उदार हृदय था, बहुत प्रसन्न रहते थे उनसे। इसके बाद तीसरे नंबर की पंक्ति जो यहां पर संदर्भ प्रसंग व्याख्या के लिए दी गई है उसको ध्यान से देखिएगा। लिखा है त्वया निर्मितोऽयं क्षुद्रो अनाथाश्रमो अधुना महाद्रुमेण परिणतः। ध्यान से देखो, एक एक अगर आपने, मैं फिर बार आपसे कहूंगा कि यदि पाठ को पढ़ा होगा तो क्या मैंने तो आपको पढ़ाया है ना, ठीक है, और कब पढ़ाया, जब पढ़ा होगा तब की तो बात अलग है, लेकिन अभी तो आपको ही पढ़ाया ना। तो बस आप उसको दिमाग से एक बार बहुत अच्छे से यदि पढ़ लेंगे तो फिर आपसे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस आप तो अनुवाद भाग 1, 2, 3 जो भी जितने हमारे अनुवाद हैं उनको चैप्टर को जरूर पढ़िएगा, इतना ध्यान रखना। तो यह माने तुम्हारे द्वारा निर्मितोऽयं, यह निर्मित किया गया, तुम्हारे द्वारा यह निर्मित किया गया, क्षुद्रा माने छोटा सा, ठीक है, तुम्हारे द्वारा एक निर्मित किया गया छोटा सा अनाथाश्रम, तुम्हारे द्वारा एक छोटा सा अनाथाश्रम जो निर्मित किया गया था, अधुना माने इस समय, महाद्रुवेण, महान माने बड़ा, महान, द्रुवेण माने वृक्ष की तरह, एक क्या हो गया, महान वृक्ष की तरह, वर्णिता माने हो गया है या अब दिखाई देने लगा है। ऐसा किसने कहा था, जो सुश्री मैरी थी।
मैरी ने जिसने पत्र लिख करके श्री नायर जी को बुलाया था, उन्होंने कहा, उसमें लिख दिया है कि तुम्हारे द्वारा एक छोटे रूप में एक बीज की तरह बोया गया एक अनाथ आश्रम खोला गया था, जिसे आप मुझे समर्पित करके गए थे। आज यह बहुत बड़ा महाद्रविड़, मतलब बहुत बड़ा वृक्ष बन गया। अब उसको आकर के संभालो और मेरा जाने का समय हो गया है। तोया में ये त्वम त्वाम तोया तृतीय विभक्ति का युष्मद का रूप लगा हुआ है और निर्मिता प्लस अयम बराबर निर्मितो यम, तो विसर्ग संधि और पूर्व आकार को, पीछे वाले आकार को क्या हो गया है, पूर्व रूप में परिवर्तन, अवग्रह के रूप में परिवर्तन हो गया। क्षुद्र प्लस अनाथ प्लस आश्रमो आश्रमः, तो यहां विसर्ग संधि, यहां विसर्ग संधि, ये आपका अवग्रह हो गया और यहां आपकी दीर्घ संधि, और यहां पर भी आपका अवग्रह हो गया। महाद्रविड़ में तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप लगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, परिणीता, ठीक, मतलब निर्माण हो गया, बहुत बड़ा वृक्ष बन गया है। चलिए देखिएगा, यहां पर भी प्रसंग आप देखें, ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक शाश्वती द्वितीय भाग की दीनबंधु श्री नायर नामक पाठ से ली गई है और यह पाठ उड़िया के प्रख्यात साहित्यकार श्री चंद्रशेखर दास वर्मा द्वारा रचित पाषाणी कन्या नामक कथा संग्रह के संस्कृत अनुवाद से संकलित है। यह संस्कृत अनुवाद डॉक्टर नारायण दास ने किया है। मतलब इस पाठ का संस्कृत में रूपांतरण किसने किया, डॉक्टर नारायण दास ने किया। व्याख्या देखिएगा, प्रस्तुत पंक्ति सुश्री मैरी के उस पत्र की है जो श्री नायर के केरल वापस चले जाने के बाद उनके क्लर्क श्री दास ने खोल करके पढ़ा था और श्री नायर ने एक अनाथ आश्रम की स्थापना केरल राज्य में की थी और जिसका संचालन सुश्री मैरी किया करती थी। कौन करती थी? मैरी किया करती थी। और अब वो अंतिम समय था तो जाना उनका भी बहुत जरूरी हो गया कि अब मैं इस आश्रम को जिसने मुझे सुपुर्द किया था, अब मैं उसको ये सुपुर्द कर दूं। ठीक, मेरी अब मृत्यु की निकट थी। ठीक, मैरी जो है वह क्या है, अब मृत्यु के निकट थी, अतः उसने श्री नायर को स्वयं यह अनाथ आश्रम संभालने तथा अंतिम क्षणों में श्री नायर के दर्शन करने की इच्छा प्रकट की। मैरी ने इस पत्र में यह भी बताया था कि यह आश्रम कभी बहुत छोटे रूप में था, परंतु आज यह बहुत बड़े वृक्ष का रूप धारण कर चुका है और अब इसमें 100 से भी अधिक अनाथ शिशु पल रहे हैं। श्री नायर इसी आश्रम के संचालन के लिए अपने वेतन का आधे से भी अधिक भाग प्रति मास की 1 तारीख को ही मनी ऑर्डर द्वारा सुश्री मैरी के पास भेज दिया करते थे और इस घटना से श्री नायर का दीनों के प्रति, गरीबों के प्रति सच्चा दया भाव प्रकट होता है। इसलिए पाठ का नाम भी दीनबंधु श्री नायर उचित ही दिया गया है। मतलब दीनबंधु, दीनों के बंधु, हर और गरीबों के सहायक, वो कहलाता है दीनबंधु। एक बार और आप लोग भी बहुत बार सुनते होंगे कि दीनबंधु दीनानाथ मेरी लाज तेरे हाथ, ये भी बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है ना। आगे देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 3 पर चलते हैं। 3 नंबर का हमारा प्रश्न क्या कहता है, लिखा हुआ है 3 नंबर का प्रश्न, अधः समस्त पदानाम विग्रह दत्ता तानाश्रित श्रित्य समस्त पदानि रचयत समास नामामपि लिखत। अधः माने नीचे, समस्त पदानाम विग्रह दत्ता, समस्त पदों का विग्रह दिया गया। क्या दिया गया है? समस्त पदों का विग्रह दिया गया है। तान आश्रित, बोले उनका आश्रय लेकर के, उनका सहारा लेकर के, इनका सहारा आपको लेना है, उसका सहारा लेकर के समस्त पदानी रचियत, मतलब आपको क्या करना है, समस्त पद को बनाना है। समस्त पद को बनाएंगे और उनके समास नामम अपि लिखत, समासों के नाम भी आपको लिखना है। ठीक है, तो यहां पर आपके ये सारा जो दिया हुआ है, ये समासों का क्या दिया है, विग्रह दिया हुआ है। इनके जब हम क्या करेंगे, इनके नाम भी लिखेंगे और समस्त पद की रचना भी करेंगे। देखिएगा, लिखा हुआ है सबसे पहले कालस्य खंडः तस्मिन्। क्या लिखा है? कालस्य खंडः तस्मिन्। और समास क्या कहलाता है, सबसे पहले तो ये हमारे लिए जानना जरूरी है कि समसनम समासः,
जहां पर विभक्तियों का लोप हो जाए वो समास कहलाता है, और जब विभक्तियां निकल करके सामने आ जाएं वो उसका विग्रह बन जाता है। तो ये समास है कालखंडे, इसका ये कालखंडे, इसमें कोई भी आपकी विग्रह, देखो कालस्य में षष्ठी लगी हुई, इसका लोप हो गया है, ठीक है। और खंडा में देखिए यहां पर सप्तमी का एक वचन था, तो यहां पर देखो ये पूरा लग गया है, तस्मिन की जगह सप्तमी का एक वचन लग गया है, इसलिए कालखंडे बराबर कालस्य खंडा तस्मिन कालखंडे। तो आपका कौन सी विभक्ति हो जाएगी, यहां षष्ठी विभक्ति का एक वचन यहां पर रूप हो जाएगा। फिर इसके प्रकार हमारा दूसरा भी होगा समास, देखिएगा दूसरे नंबर पर दिया है कर्मसु नैपुण्यम। क्या दिया हुआ है, कर्मसु नैपुण्यम। तो कर्म नैपुण्यम अर्थात कर्म में निपुणता, जो वो काम करते थे उस कर्म में क्या करते थे, निपुणता जताई उन्होंने, अर्थात निष्ठा, ठीक है। तो यहां पर सप्तमी तत्पुरुष समास, सप्तमी कर्ता ने कर्म को करण चिन्ह से जान, संप्रदान को के लिए अपादान से मान, संबंध का के की ना ने नी रा रे री है पहचान, अधिकरण मैं पेपर कारक चिन्ह बखान। तो मैं पेपर, मैं चिन्ह आ रहा है, कर्म में निपुणता, इसलिए सप्तमी का बहुवचन लगा हुआ है कर्मसु। फिर इसके बाद दिया हुआ है द्विचा त्रिच अनयोः समाहारः तेसाम द्वित्राणानाम। तो यहां द्विगु समास, ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या हो जाए, 2-3 दिन, 2-3 दिन। तो यहां पर द्विगु समास हो जाएगा, जहां पर संख्यावाची पद होता है तो वहां क्या हो जाएगा, द्वित्राणानाम, 2 या 3 दिन, ठीक है। तो यहां पर अब कोई सोचेगा कि यहां 2 पद दिए हुए हैं, तो उभय पद संख्यावाची हो तो दोनों में फिर द्वंद्व समास भी हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है, लेकिन पहले द्विगु प्रधान होगा। फिर इसके बाद दीर्घ अवकाशः तम, दीर्घ अवकाशम, दीर्घ अवकाश, यहां कर्मधारय, ठीक, अवकाश कैसा, लंबा, दीर्घ अवकाश। तो यहां विशेषण और विशेष की बहुलता को दर्शाया है, इसीलिए यहां पर क्या हो जाएगा, कर्मधारय, कर्मधारय समास। फिर लिखा है धनाय आदेशः तेन, धनादेशेन, ठीक है ना, धन के लिए, ठीक है, धन के लिए आदेश, धन के लिए आदेश। तो यहां पर आपका चतुर्थी तत्पुरुष समास, के लिए चिन्ह आ गया ना, तो चतुर्थी विभक्ति आ जाएगा। फिर जीवनस्य प्रदीपः, जीवन प्रदीपः, जीवन का ज्योत, ठीक है, जीवन, जीवन की रेखा, अब क्या बोले, जीवन ज्योत अब बुझने वाली है, तो षष्ठी तत्पुरुष समास। किसने कहा था, जहां से पत्र आया था, केरल से, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे हमारा प्रश्न क्रमांक 4 रहेगा। चौथे नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, जिसमें हमारा लिखा है कि रेखांकित पदानि आधृत प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदानि आधृत, ठीक है। तो रेखा से अंकित मतलब अंडरलाइन पदों की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। रेखांकित पदानि आधृत आधार मान करके प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्न बनाओ, क्या कह रहा है, प्रश्न को बनाओ। तो श्री नायराः स्व अल्पभाषी ही आसीत, श्री नायर स्वयं से अल्पभाषी थे, कम बोलने वाले थे। तो कैसे थे, अल्पभाषी, कीदृश भाषी, तो किस प्रकार के भाषी थे, स्वल्पभाषी। तो यहाँ की दृक भाषी, किस प्रकार के भाषी थे, किस प्रकार के बोलने वाले थे, तो स्वल्प भाषी, कम बोलने वाले थे। फिर इसके बाद वर्ष त्रयस्य आकलनात् ज्ञायते यत विभागस्य कार्य नैपुण्यम 10 गुणैः वर्धितम। उन्होंने कहा 3 वर्ष के आकलन से यह ज्ञात होता है कि इस विभाग के कार्य निपुणता के कारण 10 गुण, यह 10 गुना क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो यहाँ कस्य लग जाएगा, वर्ष त्रयस्य की जगह क्या हो जाएगा, कस्य हो जाएगा, षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लग जाएगा, क्योंकि यहां पर क्या करना है, हम लोगों को प्रश्नों का निर्माण करना है, और प्रश्नवाचक निर्माण ये कहलाता है हमारा, ठीक है। देखिए यहां पर ये लगा हुआ है ना, इसमें ये लगा हुआ है, मतलब हम लोग प्रश्न बना रहे हैं, आंसर हमारे पास पहले से लिखा हुआ है। फिर लिखा हुआ है तस्य राज्येन सह कश्चित संपर्कः नास्ति। तस्य माने उनके, राज्येन माने राज्य से या राज्य के साथ, उनका राज्य के साथ, कश्चित माने कोई, संपर्क माने संपर्क, नास्ति माने नहीं, ठीक है ना, उनका कोई भी संपर्क नहीं है। कहाँ, राज्य से, तो केन लग जाएगा, किससे, राज्य से। तो केन तृतीय विभक्ति का यहाँ कहा कम केन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, राज्येन में राज्यः राज्यम राज्येन तृतीय विभक्ति का एक वचन, तो कह कम केन तृतीय विभक्ति का एक वचन हमारा केन भी यहां लग जाएगा। आगे देखेंगे, उसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, और दिया हुआ है इसमें पत्रस्य अर्धाधिकम, पत्रस्य अर्धाधिकम भागम अश्रुधारा आर्द्रीकरोति, ठीक है ना। उन्होंने कहा पत्रस्य माने पत्र का, अर्धाधिकम माने आधे से अधिक, भागम माने भाग, अश्रुधारा माने
आंसुओं की धारा से आर्द्री करोती, माने गीला कर दिया था। ठीक है ना, किसने कर दिया था बताइए? तो यहां अश्रुधारा का किसके द्वारा आर्द्री हो गया था, गीला हो गया था? तो अश्रु की धारा से। तो का आ जाएगा प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप यहां पर। ठीक है, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे, लिखा हुआ है श्रीदासा। श्रीदासा तत्पत्रम उद्घाटितवान। श्रीदास ने उस पत्र को क्या किया? खोला। उद्घाटितवान, ठीक, मतलब खोला। कौन? श्री नायर जब वहां से चले जाते हैं तो उसके बाद एक पत्र आता है और उस पत्र को देख करके श्रीदास उसको क्या करते थे? खोलते हैं और फिर उनको वास्तविकता मालूम चलती है। तो श्रीदासा में प्रथमा का एक वचन है, तो यहां पर भी हमारा क्या हो जाएगा? कहा हो जाएगा। फिर लिखा है भगवान त्वाम दीर्घ जीवनम कार्यतु। भगवान तुमको दीर्घ जीवन दे या लंबी आयु दे। ठीक है ना, दीर्घ जीवनम का मतलब फिर यहां पर द्वितीय विभक्ति आ जाएगा, भगवान कम दीर्घ जीवनम कार्यतु। भगवान किसको दीर्घ जीवन दे? त्वाम, तुमको। किसको? दीनबंधु नायर जी को। चलिए आगे देखेंगे। इसके बाद दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 को ध्यान से देखते हैं। ठीक है, यहां पर क्या लिखा है? विपरीतार्थक पदानि में लियत। किसको? विपरीत पदों को आपको देखना है। विपरीत पदों को देखेंगे। विपरीत का मतलब क्या होता है हमारा? विपरीत का मतलब क्या होता है? पुराना। विपरीत का मतलब क्या होता है? जो बिल्कुल उल्टा हो। ठीक है ना, जो उसके जस्ट विपरीत हो, वही हमारा कहलाता है विपरीतार्थक पद। तो यहां पर भी विपरीत का मतलब यही कहलाएगा हमारा क्या? बिल्कुल जस्ट उसका उल्टा। उल्टा करेंगे तो आगत्य दिया हुआ है। आगत्य का मतलब यहां पर आ उपसर्ग या गम धातु से ल्यप प्रत्यय से बनेगा। तो यहां पर देखिए विस्मृत होगा कि गत्वा होगा, फिर यहां न्यूनीभूतम होगा, पक्षे होगा, बहुभाषी होगा, समाप्य होगा, लघु जीवनम या अनिक्षाम। ठीक है ना, तो गत्वा आकर, आगत, गत्वा जाकर और आगत हमारा आकर के। ठीक, इच्छाम दिया हुआ है। इच्छाम का मतलब इच्छा, तो जब इच्छा नहीं है तो अनिच्छा हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद स्वल्पभाषी, स्वयं से कम बोलने वाले। तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा? बहुभाषी, बहुत ज्यादा बोलने वाले हो जाएंगे। प्रारब्ध, प्रारब्ध का मतलब क्या हो जाएगा हमारा? प्रारब्ध का मतलब क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, प्रारंभ कर देना। तो यहां पर विस्मृत है, गत्वा है, पक्षे है, समाप्य हो जाएगा है। तो प्रारब्ध का मतलब प्रारब्ध, तो समाप्त माने समाप्त हो जाएगा। अधिकीभूतम, अधिकीभूतम का हो जाएगा अधिक, ज्यादा अधिक, और न्यूनीभूतम का मतलब बहुत कम हो जाएगा। विपक्षी, विरोध में, और पक्षे जो हमारे पक्ष में हो। स्मृत, स्मृतः माने स्मरण करना, और विस्मृतः का मतलब होता है भूल जाना। दीर्घ जीवनम, तो लंबी आयु की बात कर रहे हैं, तो यहां हो जाएगा लघु जीवनम, कम आयु की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर भी एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी हम किसी चीज को देखते हैं तो हमको ये हमेशा याद रखना है कि हम कैसे उसको पढ़ते हैं। देखिए यहां लिखा ना आगत्य, आगत्य का हो जाएगा हमारा गत्वा। इच्छाम का मतलब हो जाएगा अनिच्छाम। स्वल्पभाषी का मतलब हो जाएगा बहुभाषी। प्रारब्ध का मतलब हो जाएगा समाप्य। फिर इसके बाद अधिकीभूतम का मतलब न्यूनीभूतम, और विपक्षी का मतलब पक्षे, स्मृता का मतलब विस्मृता, और दीर्घ जीवनम का मतलब होता है लघु जीवनम। दीर्घ जीवनम का मतलब क्या होता है? लघु जीवनम। क्या हो जाएगा? लघु जीवनम। और यहां पर भी आप देखिएगा तो हमारा प्रश्न क्रमांक 6 दिया हुआ है। प्रश्न क्रमांक 6 को हम देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है? अधोलिखितानाम विशेष्य पदानाम विशेषण पदानि पाठा चित्वा लिखत। ठीक है ना, उसने क्या कहा? नीचे लिखे हुए विशेषण पदों को, नीचे लिखे हुए विशेषण पदों को क्या करना है? पाठ से चुन करके आपको लिख देना है। तो हम लोग पाठ से चुनते हैं, यदि पाठ को अच्छे से पढ़ते हैं तभी हम उसका चुनाव कर पाते हैं। इसमें पहला शब्द हमारा रहेगा, देखिएगा, वार्तालाप। क्या दिया हुआ है? वार्तालाप मतलब बातचीत करना। वर्ष 23, 3 वर्ष की बात कर रहे हैं। अश्रुधारा, आंखों वो आंसुओं की धारा। समस्या नाम, उलझन, जो समस्याएं हुई उन व्यवहार, उनका व्यवहारिक व्यवहार। पत्रम, लेटर, शिशुवाह, बच्चों की बात कर रहे हैं। तो इन शब्दों को आपको क्या करना है? विशेषण और विशेष्य पदों को पाठ से चुन करके अलग अलग इनको कर देना है। चलिए 2 कॉलम बनाते हैं। पहला दिया हुआ है यहां पर ये विशेषण पदम और ये विशेष्य पदम, 2 कॉलम यहां पर बनाए हुए हैं। तो इसका आपको इन शब्दों का, विशेष पदों का विशेषण चुनना। विशेषण चुनना है तो सबसे पहले आप विशेषण में क्या चुने? जैसे वार्तालाप। वार्तालाप की बात करें तो बातचीत श्री नायर जी कैसे करते थे? संतुलितः,
संतुलित बातचीत को करते थे। तो वार्तालाप कैसी होती थी? संतुलित। ये आपका विशेष पद है और ये इसका विशेषण है। वार्तालाप कैसी है? संतुलित है। फिर इसके बाद वर्ष त्रयस्य, क्या है? वर्ष त्रयस्य गतस्य, बीत जाने पर, 3 वर्ष बीत जाने, तो गतस्य माने बीत जाने पर या चले जाने पर। फिर इसके बाद अश्रुधारा, आंखों की जो अश्रुओं की धारा थी वो कैसी थी? विगलिता, बहती हुई। ठीक है। फिर इसके बाद समस्या नाम, समस्या नाम स्थगिता नाम, अर्थात स्थित हो चुकी थी जो समस्याएं, जो बहुत दिनों से स्थित थी समस्याएं, उन समस्याओं के बारे में उन्होंने कहा। फिर इसके बाद व्यवहार, व्यवहार कैसा हुआ? रूक्षा। तब उन्होंने अंत में जब जाने लगते हैं तो कहते हैं यदि मेरे मुख के द्वारा कोई रूखा व्यवहार हुआ हो तो आप सभी लोग मुझे क्षमा करेंगे। पत्रम, पत्र कैसा? पूर्वतनम, पूर्वतनम पहले के पत्र। और शिशुवा कैसे? शताधिका, मतलब 100 से अधिक बच्चे अब यहाँ पर लालिता पालिताश्च, ठीक है ना, पालन पोषण उनका किया जाता है, लालन पालन किया जाता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक हम लोग 7 पर चलेंगे। 7 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है जिसमें लिखा है अधोलिखितेषु पदेषु प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुतो। ठीक, नीचे लिखे हुए, अधोलिखितेषु माने नीचे लिखे पदों में, पदेशु मतलब पदों में, प्रकृति प्रत्यय विभागम, प्रकृति और प्रत्यय को आपको अलग अलग करना है। ठीक है, अलग अलग करना है। कुरुत माने करो। फिर यहां दिया हुआ है सबसे पहले समाप्य, फिर दिया हुआ है जातम, त्यक्त्वा और धृत्वा, पठन, संपोष्य। तो यहां पर भी जैसे सम उपसर्ग पूर्वक यहां पर आप धातु से ल्यप प्रत्यय से बनता है समाप्य, वैसे ही आपको सारी की सारी जितनी भी यहां धातुएं हैं उनको अलग करना है। जैसे समाप्त दिया तो सम उपसर्ग आपका दिया हुआ है और इसमें प्रकृति आपकी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी धातु, मूल जिससे किसी शब्द का निर्माण होता है वही उसकी प्रकृति कहलाती है। तो आप यहां पर धातु है और ल्यप प्रत्यय लगा हुआ है। प्रत्यय कौन सा लगा है? ल्यप। ल्यप प्रत्यय में लकार और पकार की संज्ञा हो जाएगी और या आपके पास शेष रह जाएगा। फिर इसमें आप जोड़ेंगे तो सम उपसर्ग में आ जुड़ जाएगा मां में, तो यहां हो जाएगा सम, ठीक है ना, समा, और पा आधा हो जाएगा और यहां ल्यप प्रत्यय का या जुड़ जाएगा और पद बन जाएगा समाप्य। इस प्रकार से आपको प्रकृति और प्रत्यय अलग अलग करना। प्रकृति आपकी धातुएं या शब्द हमारा जो मूल रूप होता है और पीछे जुड़ने वाले पदों को हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। इसके बाद दिया हुआ है जातम, जन धातु, जन धातु से जातम बना हुआ है, कित प्रत्यय होगा, इसमें या शेष बचेगा, कित प्रत्यय में ता शेष रहेगा। ठीक है। फिर इसके बाद त्यक्त्वा, यहां त्यज धातु है। कौन सी धातु है? त्यज धातु, त्यागने के अर्थ में, छोड़ने के अर्थ में। ठीक, तो यहां कित्वा प्रत्यय से का की संज्ञा हो जाएगी और त्वा बचेगा, त्वा शेष बच जाएगा। और त्यज धातु में यहां पर ये चजो कु घृण्यतों से चा के स्थान जा के स्थान पर का हो जाएगा, त्यक बन जाएगा और शब्द बनेगा त्यक्त्वा। ठीक है। फिर इसके बाद दिया हुआ है धृत्वा, क्या दिया हुआ है? धृत्वा। तो यहां पर भी धृ धातु है और कित्वा प्रत्यय में यहां आपका त्वा शेष रह जाएगा। फिर इसके बाद दिया हुआ है पठन, पठन में पठ धातु रहेगी, सत्री प्रत्यय रहेगा, सत्री में शकार और रिकार की संज्ञा, तो अत आपका शेष रहेगा। अत को आपका क्या हो जाता है? अन हो जाता है और बन जाता है पठन। क्या बनता है? पठन। फिर इसके बाद समपोष्य दिया हुआ है, तो सम उपसर्ग है और पुष धातु है, पोषण करने के अर्थ में, संपोषण करना, किसी बच्चे को पालना, लालना, पालना करना, तो समपोष्य माने पालना, पोषण किया जाता है, तो सम उपसर्ग है, पुष धातु और ल्यप प्रत्यय में यहां पर भी आपका या शेष रहेगा। तो ये प्रत्यय है। अगर आप प्रत्ययों का शेष याद कर पाते हैं, समझ पाते हैं, तो प्रत्यय और प्रकृति बहुत सरल होते हैं। इन बात को आपको ध्यान रखना है। मैंने इस पर ज्यादा आपको समय नहीं लिया है। ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आपकी ग्रामर की क्लास होगी तो उसमें समास और आपके प्रकृति और प्रत्ययों को जरूर आपको पढ़ना है बहुत ध्यान से, क्योंकि यहां कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा सा बिगड़ जाते हैं। प्रकृति प्रत्यय जो हमारे होते हैं, प्रत्यय हमारे 2 प्रकार के होते हैं, इसलिए हमें उन पर काम करना होगा। आज हमारा यहां पर पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हो गया है। यदि आपको कहीं पर भी कोई भी समस्या जाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर दीजिएगा। एक बात ध्यान रखना है कि भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 2 प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो यहां पर कक्षा 6वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक का, ठीक है ना, दिल्ली बोर्ड से है, बिहार बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। और इंग्लिश मीडियम जहां आप लोग अभी अध्ययनरत हैं, यहां पर सीबीएसई बोर्ड के द्वारा नियमित एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए संपूर्ण सिलेबस आपका करवाया जाता है बिल्कुल फ्री, और वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ।
तो फिर देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करते जाइए। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा। एक बात और ध्यान रखना है कि मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स से जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो इस प्रकार के दो आइकन मिलेंगे, ई नोट्स और ई बुक्स। वहां पर आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी, कैसे आप तक वो नोट्स पहुंचेंगे वो भी आपको जानकारी मिल जाएगी। यदि सोशल मीडिया पर आप लोग अन्यत्र जगह भी एक्टिव है जैसे फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप ग्रुप आदि पर, तो सर्च करिएगा मैग्नेट ब्रेन्स को और पाएं बेहतर से बेहतर वीडियोस। फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।